तो कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो डिफिनीशन इसका ये है, इफ वर्क डन बाय ए फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में लिखेंगे, इफ वर्क डन बाय ए फोर्स, if work done by a force does not depend upon the path followed, does not depend upon the path, does not depend upon the path, upon the path followed, then force is conservative, then force is conservative, conservative. For example gravitational force, for example gravitational force, electrostatic force, electrostatic force, spring force, ये तीन बेहतरीन एग्जाम्पल हैं कंजर्वेटिव फोर्स के, जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उनको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का खासियत होता है कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करते हैं वो एक एनर्जी में स्टोर हो जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी। इनका जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है, बाद में हम लोग समझेंगे ना। स्पेशल फोर्स हैं जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ना, स्प्रिंग को खींच देते हैं एनर्जी आ जाता है, मास को ऊपर रख देते हैं एनर्जी आ जाता है, चार्ज को सेपरेट कर देते हैं एनर्जी आ जाता है। तो इनके वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में काउंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव। इफ वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ, if work depends upon path, then force is non-conservative in nature. For example फ्रिक्शन फोर्स, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, पानी के अंदर जो विस्कोसिटी एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स ही है, विस्कस फोर्स। ड्रैग फोर्स, जो पैराशूट में ड्रैग फोर्स लगता है, ड्रैग फोर्स ना, ये सब नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल हैं। यहाँ एनर्जी को लॉस होता है। कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। टोटल की जब बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो देयर इज लॉस इन एनर्जी। फ्रिक्शन एनर्जी को लॉस कराएगा, विस्कस फोर्स एनर्जी को लॉस कराएगा। साइक्लॉयड ड्रैग फोर्स का मतलब ये हुआ कि पैराशूट जैसे ड्रैग फोर्स जो खींचे ना, वो भी एक तरीके से ना, वो भी एक तरीके से फ्रिक्शन टाइप का ही है, ड्रैग फोर्स। ये सब फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है? जैसे आपको कहें कि एक फोर्स है तो कहते हैं कि इन जनरल टू डायमेंशनल फोर्स F इक्वल्स टू एफ एक्स आई ना, F मतलब कि एफ एक्स वाई, ऐसे कहिए एफ एक्स आई वाई आई और प्लस ना, इसको ऐसे कहिए F1 एक्स वाई आई और F2
एक्स वाई जे, मतलब कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट एक्स वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स का वाई कंपोनेंट भी एक्स वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इज कंजर्वेटिव इफ, एक शॉर्टकट तरीका है, हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर फोर्स के एक्स कंपोनेंट को डेल F1 बाई डेल F1 बाई डेल F1 बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल F2 बाई डेल एक्स, मतलब फोर्स के एक्स कंपोनेंट को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियली, और फोर्स के वाई कंपोनेंट को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियली। अगर सेम आए ना तो F1 मतलब ये वाला, F2 मतलब ये वाला, ये F1 है आई कंपोनेंट और F2 है जे वाला। फोर्स के एक्स कंपोनेंट को F1 XY यहाँ पे लिख ले, F1 XY और F2 XY, मतलब फोर्स के एक्स कंपोनेंट को तुम y के रिस्पेक्ट में कर दिए पार्शियल और y को x के रिस्पेक्ट में, अगर सेम आ गया तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा ना। इसका वर्डन पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, फॉर एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि एक फोर्स F है, वाई स्क्वायर एक्स आई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे, ऐसा एक वेरिएबल फोर्स है ना। तो देखते हैं कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो वाई स्क्वायर एक्स आई प्लस एक्स, तो बताओ ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया एफ एक्स और ये फोर्स का वाई कंपोनेंट हो गया एफ वाई। तो डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, देखो पार्शियल का मतलब जैसे तुम लोगों को बताया थे पोटेंशियल वाले में माइनस डेल बी बाई डेल एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय, पार्शियल का मतलब यहाँ चेन रूल नहीं चलता, पकड़ो छोड़ो नहीं होता है, केवल पकड़ो होता है। मतलब कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, तो y स्क्वायर का क्या हो गया, y के रिस्पेक्ट में करना है तो y स्क्वायर का क्या हो गया 2y और x तो कांस्टेंट है बस। अच्छा, फोर्स के y कंपोनेंट को अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x स्क्वायर का क्या हो गया 2xy, तो दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा ना। टू डायमेंशनल फोर्स कंजर्वेटिव, जितने सारे कांस्टेंट फोर्स होते हैं सब कंजर्वेटिव होते हैं, जितने सारे कांस्टेंट फोर्स है सब कंजर्वेटिव हैं, जितने सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगते हैं वो भी कंजर्वेटिव होते हैं। कांस्टेंट फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कंजर्वेटिव है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स है भाई ना। तो F का वैल्यू क्या होगा, F ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा 0I माइनस mgj। तो x को y के रिस्पेक्ट में करोगे 0, y का 0, कांस्टेंट का तो 0 होता है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, कंजर्वेटिव हुआ ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। स्प्रिंग फोर्स kx ही होता है ना, स्प्रिंग फोर्स kx होता है। तो स्प्रिंग फोर्स, जब स्प्रिंग को हम पुल करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है, एफ एस का वैल्यू क्या होगा माइनस kxi होगा ना। तो जब डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, समझ गए। ऐसा फोर्स जिसका x पे डिपेंड करे और y पे डिपेंड करे केवल। जैसे बताओ कि हम ये पूछें तुमसे, ध्यान से देखो, F का वैल्यू एक्स स्क्वायर आई और प्लस वाई स्क्वायर जे कंजर्वेटिव है कि नहीं, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे कंजर्वेटिव कि नहीं, बिल्कुल है। अरे यार x को y के रिस्पेक्ट में करोगे 0 मिलेगा, x को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 मिलेगा, y तो है ही नहीं। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट है उसके लिए 0, और y को x के रिस्पेक्ट में करो तो भी क्या मिलेगा 0। तो कंजर्वेटिव है कि नहीं, बिल्कुल है। तो
ऐसा फोर्स जिसका एक्स कंपोनेंट एक्स पे डिपेंड करे और वाई वाई पे डिपेंड, वो तो कंजर्वेटिव है ही है। लफड़ा तब होता है जब एक्स में वाई घुसा वाई में एक्स हो, तब उसको कैसे चेक करेंगे? डिफरेंस। जैसे यहां देखो, यहां एक्स में वाई था, वाई में एक्स था, तब भी ये फोर्स क्या हो गया? कंजर्वेटिव। इसका वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं ना। समझ में आया बात? जैसे पूछें कि, जैसे क्वेश्चन पूछें कि एक पार्टिकल को हम यहां से यहां ले गए, 0 0 से a, a तक ले गए, बाय अप्लाइंग फोर्स F बराबर बेटा वाई आई प्लस एक्स जे, 0 0 से a, a स्क्वायर तक ले गए मान लो। अच्छा चलो हम कोऑर्डिनेट ही दे देते हैं, 0 0 से 2, 4 तक ले गए। किस फोर्स से? इस फोर्स से। फाइंड वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम 0 0 to 2 4। फाइंड वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम 0 0 to 2, 4 by applying force F equal to yi plus xj। by applying force F equal to yi plus xj, ठीक है। along path, कौन कौन सा पाथ? चलो पहला पाथ ये है, ये दिया हुआ है along path O A P, पहला है O देन A देन P। हमें वर्क डन निकालना है। फाइंड वर्क डन बाई F इक्वल टू इतना along path O A P। दूसरा है O B P। तीसरा पाथ बेटा लोग है, तीसरा पाथ है OP, सीधे लाइन पे OP। और चौथा पाथ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक पाथ। ये चौथा पाथ है। देखो तीसरा पाथ ये था सीधा लाइन, ये पहला पाथ था, ये दूसरा पाथ था, और चौथा देखो ये है। चारों पाथ में वर्क डन निकालो जरा। समझ में आया क्वेश्चन? नोट करके ट्राई करो अपने से। देखो शुरू करते हैं। ये तो पहले से हम चेक कर लिए कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करना ही नहीं है। कैसे पता कंजर्वेटिव? y x को y के तो 1 आएगा और y x को तो 1 आएगा, 1 बराबर 1 कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। फिर भी तसल्ली के लिए चलो चेक कर लेते हैं O A P। तो जब O से A जाओगे, देखो पहला पाथ, जब O से A जाएंगे तो किधर मूव करेंगे हम? x के लॉन्ग। जब x के लॉन्ग जाओगे तो कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? x वाला। तो सिंपली dw क्या हो जाएगा? fx dx हो जाएगा, मतलब y dx हो जाएगा। और x एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है। तो ये सिंपली क्या हो गया? ये 0 हो गया। इसलिए O से A में कोई वर्क नहीं हुआ। अब A से P चलो, OAP। तो A से P चलेंगे तो dw किधर जाएंगे? y डायरेक्शन में। और जब y डायरेक्शन में जाओगे तो कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? बताओ, y कंपोनेंट। तो dw इक्वल टू क्या कहोगे? Fy dy कहोगे। और Fy dy y कंपोनेंट है कितना? x। y कंपोनेंट है कितना? x। अच्छा बताओ, इस लाइन पे x कितना है हर जगह? इस लाइन पे x हर जगह कितना है? 2 है। तो सिंपली ये क्या हो गया? ये 2 dy हो गया। और इंटीग्रेट कर दो तो w इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 इंटीग्रल dy। कहाँ से कहाँ? 0 से 4। तो dy का y 2 गुणे 4 कितना जूल? 8 जूल आ गया। समझ में आया? तो OAP में पहला पाथ में 8 जूल वर्क आया। दूसरा पाथ चलो OBP, सेकेंड पाथ 2 OBP वाला पाथ। तो जब O से B जाओगे तो कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा?
कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, y के लॉन्ग y, तो डी डब्ल्यू कहोगे एफ वाई डी वाई, और y है कितना x, और जब y एक्सिस में मूव करते हैं, ये देखो x एक्सिस और ये y एक्सिस है, जो y एक्सिस तो x जीरो होता है, तो जीरो डी एक्स डी वाई हो गया, मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया। इसलिए बर्डन क्या आया, जीरो आया। किस पे, हाँ ओ से पी में कुछ नहीं मिला हमको ना, ओ से पी में, और जब बी से पी चलेंगे तो डी डब्ल्यू क्या हो गया, एफ एक्स डी एक्स हो गया, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक्स कंपोनेंट किसके बराबर है, वाई के। ठीक, और जब इस पे हम लोग जाएंगे, जब x के लॉन्ग जाते हैं तो y कांस्टेंट होता है, जब x के लॉन्ग जाते हैं तो y कांस्टेंट होता है, और y है कितना वहां पे, y का वैल्यू 4 है, तो 4 dx, तो w क्या हो गया, w हो गया इंटीग्रल 4 dx, कहां से कहां, 0 से 2, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 जूल ही आया। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले से जानते हैं बर्डन पाथ पे डिपेंड थोड़ी करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो तो केवल प्रूव करने के लिए बता रहे हैं। पाथ 3 देखो बेटा लोग, जो तीसरा पाथ है तुम्हारा, पाथ 3 सीधे ओपी लाइन है, स्ट्रेट लाइन ओपी है, तो पाथ ओपी लाइन पे y इक्वल टू क्या होगा, 2x होगा। अरे स्ट्रेट लाइन है भाई, कौन सा पॉइंट लाई करना है, 2 4, y इक्वल टू एक्स थोड़ी, 2 2 थोड़ी है, 2 4 है, 2 4 है ना, तो स्लोप 2 हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 2 होगा, y इक्वल टू 2x। समझ आया। अब हमारा गवर्निंग इक्वेशन हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, इस बार अब जब हम यहां से मूव करेंगे तो हर पॉइंट पे एक्स वाई दोनों बदल रहा होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स और प्लस एफ वाई डी वाई, तो एफ एक्स मतलब वाई डी एक्स, और वाई कितना है 2x ना, एफ एक्स मतलब वाई डी एक्स, और एफ वाई मतलब एक्स डी वाई, तो y की जगह क्या कर देंगे, इसका मतलब डी डब्ल्यू हो गया y, क्योंकि इंटीग्रेट तभी होगा जब x में x रहेगा, y में y रहेगा, तो y की जगह तुम 2x रख दो, तो देखो हो गया 2x dx, और x की जगह y/2 रख देंगे, तो y/2 dy। ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, 0 से 2, और इसको 0 से 4, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, देखो x dx का x²/2, तो 2 से 2 कट गया, तो x² मतलब 4, और y dy का y²/2, तो y²/2 इंटू 2 4, तो कितना हो जाएगा 16/4, तो 16/4, तो 4 4 कितना आ गया, देखो 8 जूल आया, 4 + 4 कितना आ गया 8 जूल आया। समझ में आना ही चाहिए था, क्यों नहीं आएगा। और जो लास्ट पाथ दिया है y = x² दे रहा है, इसका भी चेक कर लो, जो अंतिम पाथ दिया है y = x² पाथ 4, चौथा पाथ देख लो, पाथ 4, y = x² वाला पाथ, सो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स मतलब वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वही सेम चीज, बस इस बार जो होगा y की जगह x² कर देंगे, और x की जगह √y dy कर देंगे, और तो इसका मतलब डी डब्ल्यू है, तो टोटल W क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दिए 0 से लेकर 2 तक, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर क्या तक, 0 से 4 तक, तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, x⁻3/3, तो 8/3, समझ में आया, कितना हो गया 8/3, और प्लस ये देखो y की पावर 1/2,
तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 y की पावर 3/2 लिमिट 0 से 4 ना। तो ये हो गया आपका, ये वर्क डन आ गया 8/3 x वाला, और ये देखो y की पावर 3/, तो ये 2/3 इंटू कितना 4 के पावर 3/2, तो 4 के पावर 1/2 क्या होता है 2, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 2 16/3, 8/3 प्लस 16/3 18 24/3 कितना जूल आया 80 जूल आया। आना ही चाहिए था क्योंकि हम पहले से ही जान रहे थे कि फोर्स क्या है कंजर्वेटिव है। समझो एक अच्छा सा एग्जांपल हो गया कंजर्वेटिव फोर्स पे। बात समझ में आया, नोट कर लो। तो एक और तरीका इस क्वेश्चन करने का, dw को हम लोग कहते हैं कि fx dx प्लस fy dy, तो ये हो गया y dx प्लस x dy, y dx प्लस x dy। तो तुम इसको dw कैसे लिख सकते हो बेटा, d ऑफ एक्स वाई, समझ में आया, डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल। जैसे कोई पूछे तुमसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा, तो क्या कहते हो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y इंटू डी एक्स, इसका तो 1 हो जाएगा, समझ गए। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ अगर dx से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो d ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, d ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा x dy प्लस y dx, ये डिफरेंशियल होता है। और d ऑफ समथिंग ना, जैसे d ऑफ समथिंग कुछ भी हो ना, d ऑफ समथिंग मान लो कुछ भी हो, d ऑफ दिस का इंटीग्रेशन क्या होगा, यही होगा, कुछ भी हो। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा टोटल W होगा इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स वाई। अब यहां पे देखो, इसको डबल इंटीग्रल बोलते हैं क्योंकि इसमें दो दो वेरिएबल चलेगा, एक्स वाई एक साथ। तो x का वैल्यू 0 से 2 और y का वैल्यू 0 से 4, या इसको अगर एक ही में लिखेंगे तो हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ लिखेंगे x y ना। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, इसको डबल इंटीग्रल भी लिखते हैं, और इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो 0 0 से कहाँ तक 2, 4 तक। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई 0 0 2 2 4। तो फाइनल एक्स वाई का वैल्यू क्या हो गया 8 माइनस 0, तो आंसर क्या आया 8 जूल आ गया। ये भी एक तरीका है परफेक्ट डिफरेंशियल बना के, जिसमें कि हम लोग पाथ को करना ही नहीं पड़ा। जैसे क्वेश्चन दिखा तुरंत पकड़ लिया, ये तो डिफरेंशियल वाला, परफेक्ट डिफरेंशियल वाला है ना, समझ लो, नोट कर लो। कुछ वर्क के बारे में आप जान जाइए कि जो वर्क होता है, वर्क डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो वर्क होता है, और जब वर्क है तो एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इंपॉर्टेंट बात है कि वर्क एनर्जी जो होते हैं वो रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो कि कोई बस या ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन में 4 लोग बैठे हैं, तो वो एक दूसरे को क्या पाएंगे, रेस्ट में ना। एक दूसरे के लिए उनका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, लेकिन जो सड़क पे होगा उसको क्या लगेगा, ट्रेन में बैठे हुए लोग जा रहे हैं तो उनको क्या दिखाई देगा, उनको काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगा। उसी प्रकार से वर्क डन है, वर्क डन डिपेंड करता है फ्रेम पे। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, इसके अंदर, गाड़ी के अंदर कोई पर्सन है
और ये जो है ये इसको पुश कर रहा है, गाड़ी को धकेल रहा है, और ये गाड़ी चल रही है मान लो ना, ये गाड़ी v वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से गाड़ी चल रहा है, और ये कोई पर्सन जो है जो गाड़ी के अंदर है, ट्रेन चल रहा है, ट्रेन के अंदर कोई ट्रेन को धक्का दे रहा है, ठीक है, फोर्स F लगा के मान लो। तो दो लोग हैं, एक जो गाड़ी इसी के पीछे बैठा है सीट पे, एक ये ऑब्जर्वर है, और एक ग्राउंड पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 2। तो कहेंगे फॉर ऑब्जर्वर 1 वर्क डन बाई द पर्सन ऑन कार इज 0। तो वर्क डन बाई पर्सन ऑन कार क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैठा है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ट्रेन के अंदर कोई धक्का दे रहा है बच्चा, तो क्या उसको क्या लगेगा? तो रेस्ट में। लेकिन जो बाहर बैठा है वो कह रहा है कि अरे इस पे तो फोर्स लग रही है, चल भी रहा है पॉइंट, तो कहेगा कि फॉर ऑब्जर्वर 2 जो वर्क होगा टी टाइम में, ये गाड़ी कितना मूव कर गया? vt। तो वर्क डन बाय इन टाइम t जो होगा F इंटू डी हो जाएगा, मतलब F इंटू वी इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू क्या हो जाएगा? t टाइम में vt। समझ में आया? ये मतलब होता है वर्क डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो बाहर बैठा हुआ कहेगा कि देखो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जिस पॉइंट फोर्स लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, जैसे हम मान लो बोर्ड को धक्का दे रहे हैं, तो तुम लोग क्या कहोगे कि फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तुमको तो हमेशा ये ना। और यही मान लो ये रूम चल रहा हो और कोई गैलरी में खड़ा होकर देख रहा हो, तो वो क्या कहेगा? दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को देखेगा तो कहेगा ये तो आगे बढ़ा, फोर्स भी लग रहा है, इसमें वर्क हो रहा है। समझ में आया? तो वर्क डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है किसी रफ सरफेस पे, और ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। जो ब्लॉक है, ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन। ये प्लेन पे लिफ्ट रेस्ट में है, और लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से v से चल रहा है। लिफ्ट कितने वेलोसिटी चल रहा है? v वेलोसिटी से लिफ्ट जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, आया बात समझ में? तो पूछें कि ये बताइए कि दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर इस पे बैठा हुआ है लिफ्ट के अंदर, और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन in time t for observer 1 and 2। जो ऑब्जर्वर 1 है उसके लिए फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा t टाइम में, और ऑब्जर्वर 2 के लिए कितना फ्रिक्शन वर्क करेगा t टाइम में। ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन इनसाइड लिफ्ट, and lift is moving with velocity v0, lift is moving with constant velocity v0 in upward direction, lift is moving with constant velocity v0 in upward direction, and block is at rest with respect to the inclined plane inside lift. Then find work done by friction during time interval t for observer 1
एंड ऑब्जर्वर 2। तो सोचिए कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे। तो बताइए जरा, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ग्रेविटी का अगेंस्ट इसको कौन रोक रहा होगा? फ्रिक्शन ही रोक रहा होगा, और कौन रोकेगा? ठीक है, mg का कंपोनेंट प्लेन के अलॉन्ग कितना, mg साइन थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर कितना, mg कॉस थीटा, नॉर्मल की वैल्यू n हो गया बेटा लोग, ब्लॉक रेस्ट में है, इसका मतलब नेट फोर्स ब्लॉक पे ना स्लाइड नहीं कर रहा है, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, लिफ्ट जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ब्लॉक भी जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि ब्लॉक लिफ्ट की रिस्पेक्ट में, प्लेन की रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब फ्रिक्शन किसके इक्वल टू mg साइन थीटा के, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0, एंड नॉर्मल किसके इक्वल टू mg कॉस थीटा के। अब समझिए बात को। अब डिस्प्लेसमेंट देखो ऐसे है, t टाइम में ब्लॉक कितना मूव कर जाएगा, d इक्वल टू v इंटू टी मूव कर जाएगा। ये देखो एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल आया 90 माइनस थीटा आया। ठीक है, अब ऑब्जर्वर देखो कौन है, ये जो अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, अंदर ऑब्जर्वर बैठा है तो वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है पॉइंट को, वो कह रहा है अरे फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन ब्लॉक चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब वर्क डन क्या कहेगा 0, तो कहेंगे फॉर ऑब्जर्वर 1, तो फॉर ऑब्जर्वर 1 वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज बेटा 0, क्योंकि ऑब्जर्वर 1 लिफ्ट के अंदर बैठा है और लिफ्ट के अंदर ब्लॉक किस पे दिखाई पड़ रहा है, रेस्ट में, तब कोई वर्क नहीं होगा ना। लेकिन जो ग्राउंड बैठा है वो क्या पाएगा, ग्राउंड पे जो बैठा है ऑब्जर्वर 2, वो कहेगा कि ये जो पॉइंट है जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है, वो जिस पॉइंट लग रहा है वो पॉइंट कितना मूव किया, vt मूव किया, इसलिए उसके लिए वर्क हो जाएगा। समझ में आया? तो वर्क डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कहेंगे फॉर ऑब्जर्वर 2 वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज fd cos 90 माइनस थीटा ना, मतलब कि f इंटू डी क्या थीटा साइन थीटा, और फ्रिक्शन किसके इक्वल टू था, फ्रिक्शन mg साइन थीटा के था, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर v इंटू टी, तो ये हो जाएगा mg साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी टी। ठीक, अच्छा वर्क डन बाय नॉर्मल पूछता, तब वर्क डन बाय नॉर्मल यहां पे इसके लिए 0 होगा, इसके लिए तो होगा ना, क्योंकि नॉर्मल की दिशा में थोड़ी, वो तो नॉर्मल 0 वर्क करता है जब ब्लॉक x में जाता है, नॉर्मल y में लगता है। तो यहां बताओ डिस्प्लेसमेंट ये एंगल थीटा, तो 90 में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो थीटा हो जाएगा, देखो ये थीटा, तो ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया थीटा हो गया। तो कोई पूछता है इसी में वर्क डन बाय नॉर्मल ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फॉर 1 ये क्या होगा 0 होगा, बट वर्क डन बाय नॉर्मल फॉर 2 ये कितना होगा nd cos थीटा, nd cos थीटा होगा, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट भी थीटा एंगल है, और नॉर्मल किसके बराबर mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट भी, तो ये हो जाएगा mg cos स्क्वायर थीटा इंटू वी टी, वेलोसिटी v नॉट है, v नॉट t ना, तो ये wn है किस ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर 2 के लिए।
अब ध्यान से देखो, दोनों का वर्क डन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई नॉर्मल तुम जोड़ दोगे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई नॉर्मल जोड़ दोगे तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस md इंटू वी टी, मतलब mg इंटू वी टी। कोई पूछता है कि बताइए नेट वर्क नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों मिला के नेट कितना लगाएंगे, ग्रेविटी के बराबर ही तो लगाएंगे, mg नीचे उसी के बराबर ऊपर, टोटल फोर्स व्हाट इज नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इक्वल टू नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी के अगेंस्ट नेट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, तो mg ऊपर लग रहा है vt, तो सीधे क्या हो गया mg इंटू vt। समझ में आया, डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, नोट कर लो, ये सीबी का क्वेश्चन था, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस W नेट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज क्लासिकल वर्क एनर्जी थ्योरम। जितने सारे फोर्स मिलके जो टोटल वर्क करेंगे दैट इक्वल्स टू सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो सारे फोर्स, वो फोर्स कंजर्वेटिव हो सकते हैं, वो फोर्स एक्सटर्नल हो सकते हैं, वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं, सारे मिला के ना। इसको देख लेते हैं प्रूफ। जो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली आया है वो कहां से आया है, तो मान लेते हैं किसी पार्टिकल पे F फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे ना। किसी पार्टिकल पे F फोर्स लग रहा है, चलिए ऐसे दिखाते हैं, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग मतलब टेंजेंट के लॉन्ग होगा, F टेंजेंशियल। जनरल मोशन में दो कंपोनेंट होता है फोर्स का, एक स्पीड को चेंज करता है, एक डायरेक्शन को, और एक F नॉर्मल या रेडियल जो भी हम लोग कहते थे, F टेंजेंशियल और F नॉर्मल, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के लॉन्ग होगा, सो dw क्या हो जाएगा, F डॉट ds हो जाएगा, F डॉट ds, यहाँ पर ds डिस्प्लेसमेंट है, ds किधर है, टेंजेंट के लॉन्ग है, देखो ये ds है टेंजेंट के लॉन्ग, तो फोर्स को हम लोग लिखेंगे कि फोर्स को लिखेंगे F टेंजेंशियल और प्लस F नॉर्मल, दो कंपोनेंट, और डॉट ds। तो बताओ इसका इससे डॉट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल तो डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो सिंपली ये क्या हो गया, ft डॉट ds हो गया। तो dw इक्वल्स टू ft डॉट ds, मतलब ft इंटू ds कॉस जीरो, क्योंकि टेंजेंट तो डिस्प्लेसमेंट कॉस जीरो, क्योंकि दोनों की 0 डिग्री एंगल, तो dw सिंपली क्या हो गया, ft इंटू ds हो गया। और हमें पता है कि जो टेंजेंशियल फोर्स होता है मास इंटू क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का दो फॉर्म बताए थे, एक dv बाई dt बताए थे, और इसमें ds से गुणा भाग कर देते हैं, तो ds बाई ds से कुछ फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन ये ds बाई dt क्या हो जाता है, v हो जाता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिटेन एज v dv बाई ds at, तो क्या हो जाएगा dw m v dv बाई ds इंटू ds, तो ds क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ds गेट कैंसिल्ड, सो dw का वैल्यू आया mv dv, dw कितना हो गया, mv dv। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, किसी समय मान लेते हैं स्पीड यहाँ पे u था, और थोड़ी देर बाद स्पीड क्या हो गया, v हो गया, तो इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ जाएगा, u से लेके v तक। सो नेट वर्क डन हो गया, m v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2 u से लेके v तक, सो वर्क डन हो गया हाफ
mv² माइनस हाफ mu²। ठीक, एक बार v एक बार u, तो ये हो गया। और हाफ mv² को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूव हो गया। बेसिकली हाफ mv² इसलिए बोलते हैं, तुम लोग सोचते हो नहीं हो कि मोमेंटम को m इंटू v बोलते हैं। मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं? मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं, जबकि काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? हाफ mv²। mv² क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद क्या हो गया था? v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v²/2, इसलिए हाफ को उसी के साथ ले लेते हैं। समझ में आया? तो ये बड़ा काम का चीज है, इसलिए इसको काइनेटिक एनर्जी नया नाम बोल के चीजों को हम लोग आसान कर दिए। तो नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज क्लासिकल वर्क एनर्जी थ्योरम। दुनिया के सारे फोर्स मिला के जो वर्क करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आएगा। तो बेसिकली जो वर्क एनर्जी थ्योरम आया वो आया कहाँ से? वो आया कहाँ से? न्यूटन्स लॉ से ही आता है, कहीं अलग से नहीं आता। वो कहाँ से निकल के आता है? न्यूटन्स लॉ से ही निकल के आता है। देखो F=ma से ही शुरू किए हम लोग। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये तो सेकेंड लॉ से ही निकल के आया है। क्योंकि फोर्स डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वेक्टर होते हैं, और ये आसान होता है, स्केलर होता है एनर्जी। इसलिए हम लोग जब आगे चलते हैं तो डायनेमिक्स मेथड को छोड़ के हम एनर्जी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे फोर्स जो मिला के वर्क करेंगे। ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन है, नेटवर्क में कौन कौन है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी। जब कभी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे तो सूडो का भी जोड़ देंगे। सब मिला के किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सारे फोर्सेस मिला के जो वर्क करेंगे वह होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, और जो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं वो ऐसे डिफाइन करते हैं। ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंट जैसे हम आप कोई लगा रहा हो, टेंशन लग रहा हो ना। सूडो फोर्स किस फ्रेम में लगेगा? इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब होंगे तब सूडो फोर्स का वर्क लेंगे। ग्राउंड पे बैठ के सूडो फोर्स का वर्क डन 0 होता है। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? इट इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्सेस। इट इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? कहते हैं बेटा लोग नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, समझिए, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू वेक्टर से डिनोट करते हैं। यू से डिनोट, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। वेक्टर नहीं, स्केलर होता है, यू से डिनोट करते हैं। मतलब माइनस WC हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग कहते हैं किसी ब्लॉक को अगर हम यहां से यहां ले जाते हैं, h हाइट ऊपर ले आते हैं ना,
तो जब h हाइट ऊपर ले जाएंगे ब्लॉक को तो ग्रेविटी कितना नीचे लगता है, mg नीचे लगता है। तो जब हम पॉइंट A से लेके B तक मूव कराएंगे ब्लॉक को, इस लाइन को मान लेते हैं जीरो लाइन, इनिशियल मान लेते हैं जीरो लाइन, क्योंकि हमेशा हमें चेंज पता होता है, तो जीरो हम जहां मनो वहां ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जीरो नहीं लेते हैं पहले। तो बताओ वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, A से B में माइनस mgh हो जाएगा। क्यों माइनस mgh, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो बताओ माइनस wg क्या हो जाएगा, प्लस mgh हो गया। मतलब ब्लॉक को हम नीचे से ऊपर ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। तो नेगेटिव आप देखो यहाँ पे लगा देंगे, इसका मतलब है कि mgh किसके इक्वल टू हो जाएगा, mgh हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर जीरो लेवल, ये इनिशियल पॉइंट है, अगर यहाँ पे हम लोग ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, अगर ग्राउंड लेवल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो h हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, अगर बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो h हाइट में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, प्लस mgh। एक एग्जांपल बताया आपको, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल बताया कि जहां पे जीरो लेवल लेंगे उसके ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh होगा, उसके नीचे आने पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस mgh। दिस एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल बताया आपको। क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में ग्रेविटी निगेटिव वर्क करेगा और वर्क डन निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस ही क्या होता है, चेंज होता है। इफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निगेटिव होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। तो नीचे से ऊपर जाने पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि ग्रेविटी कैसा वर्क करता जाता है, नेगेटिव वर्क करता जाता है। मतलब कि जहां पे तुम ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लोगे, ध्यान से देखो, जहां पे तुम जीरो पोटेंशियल ले लोगे उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव h1 हाइट पे, और नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब u1 जो होगा बेटा वो प्लस mgh1 होगा और u2 जो होगा वो माइनस mgh2 होगा। क्योंकि जब तुम ऊपर से नीचे आओगे, ग्राउंड लेवल जीरो लेवल से नीचे आओगे तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगा, जब ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। नीचे से ऊपर जाने में ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये किसका एग्जांपल था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। इसी तरीके से स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी देख लो कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग जो होता है वो कैसा वर्क करता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। स्प्रिंग कैसा वर्क करता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों करता है। लेकिन जब हम लोग नेचुरल लेंथ से उसको पुल करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, दो ही हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा यूज करेंगे, ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग ना। स्प्रिंग का तो देखिए ध्यान से, किसी स्प्रिंग को अगर हम पुल करते हैं, जब नेचुरल लेंथ पे होता है स्प्रिंग तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता। लेकिन जब नेचुरल लेंथ से जब हम x आगे स्प्रिंग को खींच देते हैं ना, जब x आगे खींच के लेते हैं नेचुरल लेंथ से, ये नेचुरल लेंथ है मान लेते हैं, तो स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग का फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। अगर हम नेचुरल लेंथ से आगे खींचेंगे तो स्प्रिंग हमको पीछे खींचेगा, और जब नेचुरल लेंथ से पीछे दबाएंगे तो स्प्रिंग हमको आगे दबाएगा। मतलब स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। आगे खींचेंगे तो पीछे, पीछे खींचेंगे आगे, नेचुरल लेंथ से ना। और स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, माइनस kx होता है, माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बताओ व्हाट इज dw, व्हाट इज dw, तो क्या हो जाएगा, इधर फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो क्या हो जाएगा माइनस kx dx fs dx। तो व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, ws माइनस k इंटीग्रेशन ऑफ x dx। जीरो से लेके कहां तक कर दो, x नॉट तक,
मान लो एक्स नॉट स्प्रिंग को खींच दिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो गया बताओ, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब सुनो बात, नेचुरल लेंथ पे अगर स्प्रिंग है तो मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होता है, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि व्हेन स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ मान लेते हैं 0 है। जब स्प्रिंग ना खींचा होगा ना दबा होगा तो वो कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब स्प्रिंग को खींचेंगे तब उसमें एनर्जी आएगा, दबाएंगे तब, ऐसा मानते हैं, क्योंकि खिंचा हुआ स्प्रिंग में एनर्जी होता है, दबे हुए स्प्रिंग में एनर्जी होता है। नेचुरल लेंथ स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं होता, तो हम लोग मान लिए कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ पे यू नॉट को हम लोग मान लिए 0। बताओ डब्ल्यू एस इतना आया, तो माइनस डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और नेगेटिव वर्क डन ही तुम क्या बोलते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन को ही बोलते हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। और यू नॉट कितना हम लोग माने हैं, 0। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी आता है एक्स नॉट पे वो कितना आता है, कितना आता है, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग करेगा नेगेटिव वर्क, इसलिए स्टोर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात है। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहे स्प्रिंग कंप्रेस हो चाहे एक्सटेंड हो, नेचुरल से खींचेंगे तब भी नेगेटिव, दबाएंगे तब भी नेगेटिव, क्योंकि जब स्प्रिंग को पीछे दबाओगे तो फोर्स आगे लगेगा। तो यहाँ पे एक्स नॉट क्या है, यहाँ पे एक्स नॉट कंप्रेशन है, एक्स नॉट को कंप्रेशन भी कर सकते हैं और एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। स्प्रिंग में स्प्रिंग का कंप्रेशन भी हो सकता है और एक्सटेंशन भी हो सकता है। फ्रॉम क्या, फ्रॉम नेचुरल लेंथ, एनएल माने नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग एक्स नॉट खींच दें चाहे दबा दें, स्प्रिंग के अंदर कितना एनर्जी भर जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब वापस उसी बात पे आते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के बाद वापस फिर से उसी वर्क एनर्जी थ्योरम पे आते हैं, वापस फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम पे आते हैं। कहाँ पे छोड़े थे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सूडो फोर्स को मान लो नॉन इनर्शियल नहीं है, इनर्शियल ही है, सूडो फोर्स को छोड़ दिए, दैट बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या डिफाइन किए थे, ये डिफाइन किए थे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। ठीक है, तो WC क्या हो जाएगा, WC क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा पोटेंशियल। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल EXT, एक्सटर्नल EXT मतलब एक्सटर्नल, नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन हो गया, एक्सटर्नल मतलब कोई जो लगा रहा हो वो, दैट इक्वल्स टू क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग कहेंगे इसको लेके उधर चले गए, इस टर्म को लेके राइट साइड चले गए, तो देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, KF में UF जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा KF प्लस UF, KF UF एक साथ माइनस KI UI एक साथ, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक साथ जुड़ गया। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ही कुछ एक और एनर्जी बोलते हैं जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी ना। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी ना। दिस इज काइनेटिक एनर्जी और दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी ME बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब है कि नेट वर्क डन मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव
प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी EF माइनस EI। मैकेनिकल एनर्जी को E से डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी E से ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जो भी वर्क करता है कौन, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा, समझिए बात को, ध्यान समझना है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है, बाहर से लगता है, लेकिन उसके वर्क को हम लोग वर्क नहीं मानेंगे। उसके वर्क को हम किस में जोड़ देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क को किस में जोड़ दिए, कंजर्वेटिव में जोड़ दिए। मतलब यहां पे एक्सटर्नल वही होगा जो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी में ले लेते हैं, पोटेंशियल में ले लेते हैं, समझ में। अदर देन ग्रेविटेशनल, अदर देन स्प्रिंग, जो फोर्स होंगे जो वर्क करेंगे, चाहे वो फ्रिक्शन हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं फ्रिक्शन एब्सेंट है, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो W नॉन कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, EF माइनस EI। मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के। अब कहते हैं कि दूसरा बात सुनो, ये हो गया। अब कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, मान लो इफ F एक्सटर्नल इज 0, ग्रेविटी के अलावा, स्प्रिंग के अलावा कोई फोर्स ही नहीं है, मान लो इफ एक्सटर्नल इज 0, और या फोर्स है तो भी वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में, जैसे कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल सर्किल में घूमता है लेकिन टेंशन कोई वर्क नहीं करता है फोर्स, धागा लगा रहा है लेकिन वर्क डन बाय टेंशन क्या है, 0 है। मतलब या तो फोर्स ही ना हो या तो फोर्स हो तो वर्क ना करे, ऐसे केस में ये चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे केस में EF माइनस EI का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल। बता मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसी बात को क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होगा, जब फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा, ठीक है, या एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन ना हो और एक्सटर्नल फोर्स हो तो भी कोई वर्क ना करे, जैसे नॉर्मल कोई वर्क नहीं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जांपल दिए थे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी क्या था, कंजर्व था, क्योंकि टेंशन वहां कोई वर्क नहीं करता था। टेंशन हमेशा किधर लगता था, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। टेंशन स्ट्रिंग का कोई वर्क नहीं था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंजर्व था, ठीक है। और एक बात और कि अगर एक्सटर्नल ये ना हो तो जो फ्रिक्शन का वर्क होगा वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आएगा, और अगर ये ना हो तो एक्सटर्नल एजेंट का होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय इफ F एक्सटर्नल 0 है, मतलब कि एक्सटर्नल कोई फ्रिक्शन समझ लो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली फ्रिक्शन। अगर एक्सटर्नल फोर्स केवल फ्रिक्शन हो तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वही चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस बताओ क्या, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कब कंजर्व होगा, जब फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। सारी बातें एक ही जगह से निकली हैं। फिर से देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी में जोड़ दिए, तो इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल का मिला के जो होगा वो किसके बराबर आएगा, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को टोटल एनर्जी बोलते हैं या मैकेनिकल एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं,
ई से डिनोट करते हैं। मीन्स वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आया? तो वहां से देख लो कि अगर फ्रिक्शन वगैरह ना हो तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आएगा। और अगर एक्सटर्नल एजेंट का भी वर्क डन 0 हो तो टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में। जब किसी बॉल को हम एच हाइट से छोड़ते हैं तो क्या होता है, किसी बॉल को एच हाइट से छोड़ते हैं तो क्या होता है, बॉल ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या बताए थे, प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए थीटा एंगल पे u स्पीड से, किसी पॉइंट पे v स्पीड हो गया तो क्या कहेंगे, h हाइट अगर है कहेंगे कि हाफ mu स्क्वायर प्लस 0 दैट इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh, क्योंकि ग्राउंड लेवल को क्या मान लेते हैं, ग्राउंड लेवल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, जैसे तुमसे पूछें कि तीन बॉल हैं, एक बॉल को इधर फेंकते हैं u स्पीड से, एक बॉल को इधर फेंकते हैं u स्पीड से, एक बॉल को इधर फेंकते हैं u स्पीड से। बॉटम पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, टाइम सबका सेम होगा। कितना बड़े बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, जिसको एंगल फेंकेंगे वो ज़्यादा देर तक हवा में लटका रहेगा, ज़्यादा दूर गिरेगा। ठीक है, क्योंकि समझ गए, ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाके नीचे आएगा। स्पीड तीनों का सेम है तो तीनों अलग अलग जगह पे गिरेंगे, ये फर्स्ट गिरेगा, ये सेकंड गिरेगा और ये थर्ड गिरेगा। ये v1 स्पीड से गिरेगा, ये v2 स्पीड से गिरेगा और ये v3 स्पीड से गिरेगा। स्पीड सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये जिंदगी भर समझाते आ रहे हैं, स्पीड किसका सबसे ज्यादा होगा, सबका सेम होगा। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या कहोगे, कहोगे किसी दिशा में फेंकिए क्या फर्क पड़ता है, एच अगर हाइट से फेंके होंगे तो इनिशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ mu स्क्वायर तीनों का, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया mgh। ग्राउंड पे गिर गया तो क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर, तीनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब तीनों के तीनों के लिए v स्क्वायर का वैल्यू हो गया u स्क्वायर प्लस 2gh। इसको काइनेमेटिक्स एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और एनर्जी एक्सप्लेन करेंगे तो एक लाइन में हो गया। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, नीचे आता है तो प्लस 2gh, ऊपर जाता है तो माइनस 2gh। देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि h हाइट ऊपर गया और h हाइट नीचे आएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। समझ गए? तो एनर्जी क्यों कंजर्व रहा, क्योंकि यहाँ हवा में केवल एक ही फोर्स था, ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। बाहर से तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, एक्सटर्नल कोई है नहीं, इसलिए टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स को आराम से। क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है कि ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड 50% एनर्जी इज लॉस्ट, 50% of kinetic energy is lost when ball strikes the ground, and rebounds at angle 45 degree, rebounds at angle 45 degree and rebounds at angle 45 degree। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड आफ्टर, फाइंड मैक्सिमम हाइट h पूछ रहे हैं, फाइंड मैक्सिमम हाइट
reached after first collision. Find maximum height h. Find maximum height h. मतलब पहले कोलिजन के बाद ये कितना हाइट जाएगा. फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन. क्वेश्चन में है कि 20 मीटर पर सेकंड प्रोजेक्ट करते हैं 60 डिग्री एंगल पे, तो पहले कोलिजन के बाद 50% एनर्जी का क्या हो गया, इसका लॉस हो गया. तो 50% एनर्जी का लॉस हो गया. तो समझ गए. तो ये क्वेश्चन किसका है, आधा प्रोजेक्टाइल और आधा एनर्जी दोनों मिला के है. ट्राई करो, फटाक से आंसर बताओ. ये जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन है. सिंपल सा क्वेश्चन है. इस टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं कई बार आ रहा है ना. तो क्या करोगे, कितना 5 मीटर. देखते हैं आंसर. तो एक बार बताइए शुरू में कितना एनर्जी है, 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे एनर्जी फिर से ग्राउंड पे आएगा तो वही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा. तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी, चलिए मास कुछ भी हो, मास पे क्या फर्क पड़ता है, तो कहेंगे कि कितना था, हाफ m इंटू 20 स्क्वायर जो एनर्जी होगा, ये टोटल एनर्जी था, इसका क्या हो गया, इसका 1/2 हो गया. 50% लॉस हो गया. 50% कोलिजन के बाद लॉस हो गया. और तो v कितने से लौटा, v से. दैट इक्वल टू क्या कहोगे, दैट इक्वल टू कहोगे हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि जो भी एनर्जी था वो टक्कर में खत्म हो गया 50%. तो शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी लेके चला था हाफ m इंटू 20 स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू वी स्क्वायर. तो यहाँ से क्या हो गया बताओ, v का वैल्यू, यहाँ v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया 10. क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया. तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 20 स्क्वायर बाई 2. तो v का वैल्यू कितना हो गया, 20 बाई रूट 2. तो 20 बाई रूट 2 मतलब क्या हो गया, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ठीक है. अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी होगा, या सबसे बड़े प्रोजेक्टाइल कर दो. इसके बाद प्रोजेक्टाइल एक्स कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा. तो जो वी वाई आएगा, वो कितना आएगा, वी साइन 45. साइन 45 1/√2 क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड. इसलिए जो h का वैल्यू क्या होगा, वी वाई स्क्वायर बाई कितना बताओ, 2g. तो वी स्क्वायर बाई 2g मतलब 100/20 मतलब कितना मीटर, 5 मीटर. सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया. तो हल्का सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था, ऐसा कोई खास बात नहीं था प्रॉब्लम में. ठीक है, देख लो आराम से, नोट कर लो समझते हुए ना. एनर्जी में कुछ और क्वेश्चन करते हैं, एक दो. वर्टिकल सर्किल पे तो हम लोग क्वेश्चन कर ही चुके थे सर्कुलर में. तो अब देखो यहाँ पे एक और है, ये वर्टिकल ट्रैक है, वर्टिकल ट्रैक है, m मास है, h हाइट से छोड़ रहे हैं, और इसका जो लोअर हाफ है, ये इसका जो यहाँ का पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है. h हाइट पे ट्रैक ऐसा मुड़ा हुआ है. The block is released from rest from the top of vertical track, and यहाँ पे लोअर पार्ट इसका हॉरिजॉन्टल है. तो कह रहे हैं कि ये बताइए, इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके ग्राउंड पे गिर रहा है. ठीक है, तो ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. तो पूछ रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ h बाई h सो दैट, जिससे कि सो दैट रेंज r इज मैक्सिमम, सो दैट r इज मैक्सिमम. h बाई h का वैल्यू क्या हो, जिससे कि ये वाला रेंज मैक्सिमम आए ग्राउंड पे ना, मैक्सिमम रेंज आए. तो सोचिए कैसे करेंगे, ट्राई करिए ना.
ऑल सरफेस आर स्मूथ, हर जगह स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ ही स्मूथ है। तो करिए ट्राई। एनर्जी कंजर्व रहेगा क्योंकि नॉर्मल कोई वर्क करता नहीं, नॉर्मल कोई वर्क करता नहीं, ठीक है, नॉर्मल यहाँ कोई वर्क नहीं करेगा, इसलिए टोटल एनर्जी क्या रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा ना। ट्राई करिए। तो देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे स्पीड v हो चुका है, तो शुरू में इसी ग्राउंड लेवल कोई जीरो मान लो, तो शुरू में कितना एनर्जी था, mgh काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाद में एनर्जी क्या हो गया, और काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 2gh माइनस h ना, तो v आ जाएगा इससे, तो v का वैल्यू आ गया √2gh माइनस, वैसे v स्क्वायर 2as होता है, 2gh होता है, h नीचे आया, ठीक है। अब इसके बाद का मोशन प्रोजेक्टाइल है, इसके बाद हवा में आ जाएगा, तो किसकी मदद नीचे आएगा, ग्रेविटी की वजह से ना, यहीं से चला 0 0 से यहाँ गिर रहा है, तो नीचे आ रहा है कितना, h, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा √2h/g आएगा। प्रोजेक्टाइल में करते चले हैं ऐसा हम लोग, ये अरे m से m कट गया, इसको लेके इधर चले गए यार, m कैंसिल हो गया, h माइनस सीधे कर दे, v स्क्वायर 2a, ठीक है। तो ये आ गया t, इसका मतलब रेंज r का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि x में स्पीड तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल हो गया था ट्रैक, ठीक, तो v इंटू टी, तो v इंटू टी तो क्या हो जाएगा, √2h/g, ये हो गया टाइम, और स्पीड क्या हो गया, 2gh माइनस h, तो देखो g से g कट गया, 2 बाहर चला आया, तो 2√h इंटू h माइनस h। तो रेंज किस बात पे डिपेंड कर रहा है, रेंज डिपेंड कर रहा है किसके प्रोडक्ट पे, दिस इंटू ना, मतलब नीचे वाला हाइट इंटू ऊपर वाला हाइट, देखो कितना ऊपर का हाइट है, h माइनस h, टोटल h है अगर, तो रेंज डिपेंड कर रहा है किस पे, दिस प्रोडक्ट इंटू, मतलब h को 2 पार्ट में डिवाइड करो जिससे कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, किसी नंबर को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो कैसे बांटते हैं, आधा आधा, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब r के मैक्सिमम होने के लिए, r के मैक्सिमम होने के लिए h का वैल्यू क्या होना चाहिए, h माइनस h के, तो स्मॉल h का वैल्यू क्या हो गया, h/2 हो गया, ठीक है। या दूसरा तरीका, d/dh ऑफ मैक्सिमम मिनिमा लगा दो, d/dh ऑफ h माइनस h स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देखो इसी प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है ना, h इंटू h माइनस h स्क्वायर, तो मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, d/dh ऑफ दिस, h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो h का हो जाएगा 1, और h स्क्वायर का कितना 2h, तो h इक्वल टू 2h, तो स्मॉल h का वैल्यू क्या हो गया, h/2, इसका रेशियो कितना आ गया, h/h का वैल्यू 1/2 आ गया।